स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द झारखंड के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट झारखंड के अंदर जो न्यू गवर्नमेंट है उसको फॉर्म किया गया था, तो आप देखिए कि न्यू गवर्नमेंट के द्वारा फ्लोर टेस्ट के पर्सपेक्टिव से अपना जो मेजोरिटी है उसको प्रूव किया गया है। जो मिनिमम नंबर्स का रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के पर्सपेक्टिव से, उस मिनिमम नंबर्स को यहाँ पे फ्लोर टेस्ट के द्वारा प्रूव किया गया है न्यू गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे झारखंड के जो फॉर्मर सीएम हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा एक लैंड फ्रॉड केस के रिगार्डिंग में अरेस्ट किया गया था। उसके बाद में उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो गवर्नर को सबमिट किया गया। उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो पर्सन है उनके द्वारा न्यू सीएम के रूप में वहाँ पे जो ओथ है उसको लिया गया है। और आप देखिए उनका जो न्यू गवर्नमेंट है उनके द्वारा बेसिकली फ्लोर टेस्ट के थ्रू अपना जो मिनिमम नंबर्स का रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के पर्सपेक्टिव से, या फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जो कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है, मिनिमम नंबर्स का होना जरूरी है, उसको प्रूव किया गया है। स्टूडेंट्स इसी तरीके का कुछ डेवलपमेंट है वो आपको बिहार स्टेट के अंदर भी देखने के लिए मिला था। आप देखिए कि वहाँ पे एक न्यू पॉलिटिकल अलायंस को क्रिएट करने की वजह से सीएम के द्वारा फिर से जो ओथ है वो लिया गया था। तो आने वाले दिनों के अंदर बिहार के अंदर भी आपको जो फ्लोर टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो देखने के लिए मिलेगा। जब भी कोई न्यू गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो न्यू गवर्नमेंट के द्वारा अपने जो मिनिमम नंबर्स का रिक्वायरमेंट है उसको प्रूव करने के थ्रू, इस फ्लोर टेस्ट के थ्रू उनको पास करना होता है, फ्लोर टेस्ट के थ्रू गो थ्रू करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रोसेस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का कंडक्ट होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के पर्सपेक्टिव से। पर चंडीगढ़ का जो अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस है उसके अंदर में इस तरीके के जो एलिगेशंस है वो देखने के लिए मिले हैं कि वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है उनको कंडक्ट नहीं करवाया गया। उसी के रिगार्डिंग में चंडीगढ़ के जो अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस है उसके रिगार्डिंग में एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की उस पेटिशन के अंदर में बेसिकली यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको देखा गया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसको कंडक्ट नहीं करवाया गया है और मोकरी ऑफ डेमोक्रेसी है उसके रूप से इस इंसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। स्टूडेंट्स हमारे जो सीजीआई सर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी सर्वाइव करती है जब इंस्टीट्यूशन सर्वाइव करते हैं। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कि फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शंस हैं उसके द्वारा कंडक्ट करवाई जा सके, जिससे कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसका जो सर्वाइवल है वो देखने के लिए मिले। स्टूडेंट्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर हैं या ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड हुआ करते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर, उनके द्वारा भी आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है जिनका बेसिकली यहाँ पे जो सर्वाइवल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के सर्वाइवल के रिगार्डिंग में, डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के पर्सपेक्टिव से। जिसके अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कैग है उनके द्वारा मेंशन किया गया है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनका ऑडिट है वो किया जाता है। आर्टिकल 148 के अंदर में मेंशन किया गया है कैग के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आप देखिए कि फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट कराने का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर हम बात करें अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन के बारे में तो आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में क्रिएट किया गया था कि हर एक स्टेट के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होना चाहिए जिसका वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है थर्ड टायर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन से इलेक्शन है उनको कंडक्ट करवाया जाता है, आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा हमको लोकसभा के इलेक्शन है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वो भी आपको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है या लोकसभा के इलेक्शन जब कंडक्ट होते हैं तो उस समय में स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनका भी सपोर्ट यहाँ पे लिया जाता है। जो वर्क फोर्स है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली चंडीगढ़ के अंदर में जो मोकरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो देखने के लिए मिला, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। तो आप देखिए कि जो 4 इंस्टीट्यूशंस के बारे में मेंशन किया था, एक तो कैग के बारे में मेंशन किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन किया था, इसके अलावा आप देखिए कि यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कि बेसिकली हमारे यहाँ पे फेयर वे में रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के रिगार्डिंग में ऐसा इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए जिससे कि लोग बेसिकली हार्डवर्क करके उन इंस्टीट्यूशंस के रिक्रूटमेंट के अंदर में अपना अच्छा परफॉर्मेंस है वो कर सकें
और बेटर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है या गवर्नमेंट को किस तरीके से सर्व करना है, पीपल्स को किस तरीके से सर्व करना है ग्रास रूट लेवल के थ्रू में, उनके द्वारा ये एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जा सके। तो आप देखिए कि 4 इंस्टीट्यूशंस के बारे में उन्होंने मेंशन किया था, कैग के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूपीएससी, और एक कौन सा इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में है। पीएम सर के द्वारा बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर एड्रेस किया गया, उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं, हमारे जनरल इलेक्शंस आने वाले दिनों में लोकसभा से रिलेटेड, तो उसके अंदर अपना जो पॉलिटिकल अलायंस है उसके जो सीट्स हैं उनके बारे में बताया है कि हम इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। हमारे यूपीएससी के एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि 5 ईयर्स के अंदर में जो लोकसभा है उसको डिजोल्व किया जाता है, किसके थ्रू, उसका जो लोकसभा को जो भंग करने के नाम से हम हिंदी के रूप से उसको जानते हैं। तो आप देखिए कि लोकसभा को डिजोल्व किसके द्वारा किया जाता है, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा या स्पीकर ऑफ इंडिया के द्वारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा किया जाएगा। या आप बेसिकली कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है, आपको डिजोल्व प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। राज्यसभा के अंदर आपको जो डिजोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, कंटिन्यूस हाउस होने की वजह से वहाँ पे डिजोल्व है वो नहीं किया जाता है। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं एवरी 2 ईयर्स के अंदर में आपको जो रिटायरमेंट प्रोसेस है वो उनका देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इकोनॉमी का एक वाइट पेपर है, उसको भी बेसिकली इस बजट सेशन के दौरान ही यहाँ पे टेबल डाउन किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर में, जिसमें गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसके बारे में मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द राज्यसभा के एक बेसिकली इलेक्टेड पर्सन है, उनका जो ओथ प्रोसेस है उसको कैरी आउट नहीं किया जा सका राज्यसभा के अंदर में। आपको यहाँ पे आर्टिकल 80 के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर्टिकल 80 के अंदर में क्या मेंशन किया गया है, आर्टिकल 80 के अंदर मेंशन किया गया है कि कौन कौन से स्टेट के अंदर में राज्यसभा का जो सीट है वो कितना रहेगा, उसके बारे में मेंशन आपको देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 80 एंड शेड्यूल हमारा जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 के अंदर तो बेसिकली आपको देखिए कि लिस्ट के बारे में मेंशन किया गया है, और 80 के अंदर में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी राज्यसभा के पर्सपेक्टिव से। तो दिल्ली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है बेसिकली और यूनियन टेरिटरी का वो पार्ट है, तो वहाँ पे भी आपको 3 सीट्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं राज्यसभा के रिगार्डिंग में। तो ये मेंबर हैं तो प्रेजेंट समय में जेल के अंदर में है, उनको कोर्ट के द्वारा अलाउ भी किया गया था कि आप बोथ प्रोसेस के लिए वहाँ पे जाइए राज्यसभा के अंदर में, क्योंकि इनसे उनको फिर से इलेक्ट किया गया है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। बेसिकली वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका कम्प्लीटली मेजोरिटी है, मैक्सिमम नंबर्स उन्हीं के पास में है, तो इस वजह से उनके जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं, उनके ओथ प्रोसेस के बारे में मेंशन किया गया। आर्टिकल 80 के बारे में एक बार आप जरूर से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे होमवर्क बेसिकली यही है कि आपको ये प्रूव करना है, ये बताना है कि कौन सा स्टेट है इंडिया के अंदर में जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ राज्यसभा के आपको जो मेंबर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। वैसे ये काफ़ी इजी हुआ, देखिए उत्तर प्रदेश है, 31 नंबर्स हैं। आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो। जैसे आप सपोज कीजिए आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको राज्यसभा का पता होना चाहिए, वहाँ से 5 नंबर है। राजस्थान से अगर हम बात करें तो वहाँ से आपको 10 नंबर देखने के लिए मिलते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स वहाँ से इलेक्ट होते हैं। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो अपने स्टेट के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, जिससे कि आपको एटलीस्ट अपने स्टेट के बारे में जानकारी हो कि कितने लोग हैं जो राज्यसभा में जाते हैं आपके स्टेट से, या कितना कोटा है आपके स्टेट का राज्यसभा के अंदर में। नेक्स्ट भारत रत्न के पर्सपेक्टिव से है, तो यहाँ गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से डिसाइड किया गया है कि 1954 के अंदर में इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसको स्टार्ट किया था 50 लोगों को अभी तक दिया जा चुका है। क्या किसी पाकिस्तान ओरिजिन के पर्सन को भी दिया गया है, तो स्टूडेंट खान अब्दुल गफ्फार खान है जिनको दिया गया है। ये जो एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए जो बेसिकली अलायंस का जो गवर्नमेंट 2014 के समय पावर के अंदर में आया, तो उनके द्वारा किन किन को दिया गया है अभी तक लास्ट जो अवार्ड्स हैं। तो आप देखिए कि लास्ट अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो बर्थडे है हम 25 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन गुड गवर्नेंस डे है उसके रूप से भी उसको सेलिब्रेट किया जाता है। मदन मोहन मालवीय हैं जिनको महामना के रूप से हम जानते हैं। तो मदन मोहन मालवीय का आप देखिए कि इनके द्वारा जो हमारा जो बीएचयू यूनिवर्सिटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 2019 के समय से गवर्नमेंट के द्वारा 3 और भारत रत्न अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं। 1 ईयर के अंदर में आप देखिए कि 3 पर्सनस को जो मैक्सिमम अवार्ड है वो दिया जा सकता है। तो 3 लोग जिनको दिया गया था 2019 के समय में
उनके नेम है स्टूडेंट भूपेन हजारिका है। भूपेन हजारिका बेसिकली आपको आसाम से रिलेटेड पर्सन है वो देखने के लिए मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है आसाम के अंदर में। तो भूपेन हजारिका है। नानाजी देशमुख है। नानाजी देशमुख के द्वारा एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी कुछ वर्क किया गया था, स्पेशली जो सदर्न उत्तर प्रदेश का जो रीजन है उस रीजन के अंदर में आप देखिए कि उनके द्वारा काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है वो चलाए गए हैं जो हमारे कंट्री के बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे एजुकेशन का अवेलेबिलिटी है वो हो सके हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको प्रणब मुखर्जी देखने के लिए मिलेंगे जो प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। इसके अलावा वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं तो उनको भी दिया गया था भारत रत्न। इस साल किन पर्सन्स को अनाउंस किया गया है, आप देखिए कि एल.के. अडवाणी है जो बेसिकली एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके द्वारा जो सोशल सर्विस को किया गया उसके रिगार्डिंग में उनको भारत रत्न दिया गया है। और कर्पूरी ठाकुर हैं जो कि बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनको यहाँ पे जो भारत रत्न है वो अनाउंस किया गया है। यहाँ पे आपको एक होमवर्क है स्टूडेंट्स आपके लिए। यहाँ पे आप देखिए कि कुछ दिन पहले भी हमने इस टॉपिक को जब डिस्कस किया था तो उसके रिगार्डिंग में हमने रीड किया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया से बाहर के हैं बट यहाँ पे इंडिया के अंदर में उनका जो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू में इंडिया में रहने की वजह से उनको इंडियन जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया गया है, जिसके अंदर मदर टेरेसा हैं उनको भी भारत रत्न है वो दिया गया था। एक और पर्सन है जो इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, बाहर के हैं। नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, आप देखिए कि आप सिटीजनशिप को आपने कभी रीड किया होगा तो सिटीजनशिप को यहाँ पे गेन करने के कितने तरीके हैं स्टूडेंट्स, 5 तरीके आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसको हम ब्रांड के रूप से जानते हैं। बर्थ के थ्रू, आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू वहाँ पे कोई टेरिटरी है उसको अक्वायर कर दिया जाए, नेचुरलाइजेशन के थ्रू या डिसेंट के थ्रू यहाँ पे आप जो सिटीजनशिप है उसको गेन कर सकते हो इंडिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर एक नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप इंडिया के अंदर में आप 11 ईयर्स के दौरान आप इंडिया का जो लैंड है उसके ऊपर में रहते हो और आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो सिटीजनशिप है वो दिया जा सकता है। आप देखिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जिसके रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट भी देखने के लिए मिला था 3 कंट्रीज से। बेसिकली वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से अलाउ किया था इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में ये नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको रिड्यूस किया गया था, इसको 6 ईयर किया गया था। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सिटीजनशिप गेन करने के जो तरीके हैं उसमें रिलीजन का जो क्राइटेरिया है वो मेंशन नहीं किया गया है कि किसी रिलीजन के बेसिस पे लोगों को यहाँ पे ऐड किया जा सके। तो इसका भी एक जो बेसिकली प्रोटेस्ट है, अपोजिशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसी के रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया कि कौन कोई ऐसे पर्सन है, 2 ऐसे पर्सन है जिनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। एक तो मदर टेरेसा है जिनके द्वारा क्रिश्चियन मशीनरीज के थ्रू में काफ़ी सारा जो वर्क है वो किया गया था। स्पेशली हम बात करें कैलकाटा का जो रीजन है उस रीजन के अंदर में। कुछ दिन पहले हमने एक क्रिश्चियन मिशनरीज के रिगार्डिंग में ही टॉपिक को रीड किया था जिस बेसिकली स्टूडेंट्स उड़ीसा के पर्सपेक्टिव से है कि 1892 के समय हमारे यहाँ पे लेप्रोसी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो मिशनरी वर्क है वो देखने के लिए मिलते हैं। उन पर्सनस की जो डेथ एनिवर्सरी है उसको 25 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, जो बेसिकली वहाँ पे फॉरेस्ट कैंप के दौरान में उनको जला दिया गया था कुछ एक्टिविस्ट के द्वारा कि इनके द्वारा रिलीजन है उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज के रिगार्डिंग में इस तरीके के एलिगेशंस आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे होमवर्क के अंदर में जो बताना है वो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन पर्सन है, 2 पर्सन हैं जिनको नेचुरलाइजेशन के थ्रू हमारा सिटीजनशिप अक्वायर किया और उनको बेसिकली यहाँ पे भारत रत्न दिया गया है। एक मदर टेरेसा है और एक और पर्सन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में हमने रीड किया है। और कोई सी फॉरेनर को जो भारत रत्न दिया गया हो तो आप देखिए कि नेल्सन मंडेला नाम के जो पर्सन है जो साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। नेल्सन मंडेला बेसिकली इंडिया की विजिट के लिए आए थे जब उन्होंने एक बार एक और अनाउंस किया था कि हमारा जो इंडियन ओशियन रीजन है, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में कुछ ऐसा एक एसोसिएशन होना चाहिए जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1997 के समय में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है उसका स्टार्ट किया गया था। और आप देखिए कि साउथ अफ्रीका नाम का जो कंट्री है वो भी उसका मेंबर है, मालदीव भी उसका पार्ट है। तो काफ़ी सारे इंडियन ओशियन के जो कंट्रीज हैं उसके पार्ट हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी कुछ न्यूज़ हमने डिस्कस किया है। इस कम्प्लीटली हमने आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके यहाँ पे सिटीजनशिप के बारे में रीड किया। 5 to 11 आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए। 11 आर्टिकल क्या बोलता है, बेसिकली पार्लियामेंट को पावर दिया गया है। 11 आर्टिकल आप रीड करना, पॉलिटी में जाके आपका बुक के अंदर कहीं भी मेंशन हो, सिटीजनशिप चैप्टर के बाद में जो टेबल है उसके अंदर मेंशन है। तो आप देखिए कि वहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि उनके द्वारा कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे आपको पार्लियामेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड रिप्लेस कर दिया जाएगा।
क्या कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दिया गया है कि उनके द्वारा नए कानून बनाया जाएगा सिटीजनशिप का? तो स्टूडेंट्स वहाँ पे पार्लियामेंट को पावर है कि जो नया कानून है वो बनाया जा सकता है उनके द्वारा कभी भी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में। यहाँ पे आपको बेसिकली पहले एक अक्षय कुमार के रिगार्डिंग में भी एक देखने के लिए मिलता था। आप देखिए कि जो अक्षय कुमार जो बेसिकली जिनके द्वारा एक्टिंग की जाती है, एक्टर हैं वो बेसिकली, तो आप देखिए कि उनके द्वारा उनका द्वारा दूसरे कंट्री का जो सिटीजनशिप अब लिया गया है, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जब भी किसी पर्सन के द्वारा दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया जाता है तो उसके समय में उनका जो अपना जो इंडियन जो सिटीजनशिप है वो यहाँ पे उनका कंप्लीटली एंड होगा। तो आप देखिए कि उनका कनाडा का अर्लियर फेज के अंदर सिटीजनशिप था, बाद में उन्होंने जो उस सिटीजनशिप को डिनाउंस कर दिया गया उनके द्वारा। तो वो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 9 के अंदर में उसका मेंशन है कि किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप अगर आपके द्वारा लिया गया है तो आपका जो इंडियन सिटीजनशिप है वो वहाँ पे एंड होगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द सैनिटेशन मिरेकल के बारे में है रूरल इंडिया के अंदर में। तो बेसिकली यहाँ पे लास्ट 10 to 20 ईयर्स के अंदर में स्टूडेंट्स सैनिटेशन के रिगार्डिंग में जो इनिशिएटिव्स देखने के लिए मिले हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम है जिसको 1986 के अंदर में स्टार्ट किया गया था फर्स्ट टाइम में। 1986 के अंदर में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम है। मेन वर्क क्या था? यहाँ पे सैनिटेशन को प्रमोट करना है। फिर स्टूडेंट्स 1989 के समय जो गवर्नमेंट पावर के अंदर हुआ करती थी उनके द्वारा टोटल सैनिटेशन कैंपेन है वो चलाया गया। और आप देखिए कि यही टोटल सैनिटेशन कैंपेन है जो निर्मल भारत अभियान है उसके रूप से कन्वर्ट हुआ। फिर उसके बाद में उसका रीनेम कर दिया गया स्वच्छ भारत अभियान के रूप से, लोगों को बिहेवियरल चेंज लाने के पर्सपेक्टिव से, या उसको जन आंदोलन बनाया गया जिस तरीके से 2014 के अंदर में वो काफ़ी अच्छा लोगों को जिस तरीके से जागरूक किया गया था उस 2014 के बाद में। तो उन्हीं सब इनिशिएटिव्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। 2015 के समय में यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग में भी आपको जो इनिशिएटिव है वो देखने के लिए मिलता है जिसमें गोल नंबर 6 है। गोल नंबर 6 के अंदर में मेंशन किया गया है कि यहाँ पे हमको टोटल 17 टारगेट्स में 6 नंबर गोल के थ्रू में कि सैनिटेशन है उसको बेसिकली यहाँ पे प्रमोट करना है, क्लीननेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करना है। स्टूडेंट्स आपको जो SDG गोल्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कोई भी आप बेसिकली आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि एजुकेशन का बात किया तो गोल नंबर 4 है जेंडर इक्वलिटी, जेंडर जो बेसिकली इनइक्वलिटी है उसको रिड्यूस करना है। हमारे जो 11 नंबर है वो सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से है या नहीं है। 7 नंबर किसके रिगार्डिंग में है? कि एनर्जी के पर्सपेक्टिव से है। तो आपको इस तरीके से जो बेसिक जो यहाँ पे गोल नंबर्स हैं वो याद होने चाहिए कि आप मेंस का जब आंसर लिखोगे तो आप अपने आंसर के अंदर में ऐसे ही कोट कर पाओगे, आपको याद रहेंगे। तो एग्जामिनेशन के अंदर भी ऐसा ही है, प्रीलिम्स के अंदर में जैसे हमने सिटीजनशिप के बारे में बात की तो 5 to 11 आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 80 के बारे में बात किया राज्यसभा के बारे में, तो आपको कंप्लीटली ऐसे याद होना चाहिए जिससे कि आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। उसके लिए थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना होगा, बार बार चीज़ों को रीड करना होगा, बार बार आपको लिखना होगा, याद करना होगा। जिस भी तरीके से आपको यहाँ पे मेमोराइज हो सके आप उस तरीके से कोशिश ज़रूर से कीजिए। तो SDG गोल नंबर 6 है टोटल आउट ऑफ से हमारे 17 गोल्स हैं जिसमें गोल नंबर जो 6 है जिसके अंदर सैनिटेशन के बारे में बताया गया है। तो लास्ट 10 to 25 ईयर्स के अंदर में इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं सैनिटेशन के रिगार्डिंग में, स्पेशली रूरल इंडिया के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर एक ग्रामीण का अलग से जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के अंदर में आप देखिए ODF फ्री का जो कॉन्सेप्ट है वो चलाया गया है कि ओपन डेफिकेशन फ्री है उसका स्टेटस है उसको अचीव करना है। 2019 है वो टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और स्टूडेंट्स इसके थ्रू में यहाँ पे जो सैनिटेशन का जो कवरेज है वो भी इंक्रीज हुआ है। जो 2014 के समय हमारे कंट्री के अंदर में 39% जो कवरेज हुआ करता था वो 100% सैनिटेशन कवरेज है वो कर लिया गया 2019 के समय में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सैनिटेशन कवरेज है वो इंक्रीज हुआ, लोगों का जो बिहेवियर चेंज है वो देखने के लिए मिला है, उनको टॉयलेट्स यहाँ पे एक्सेसिबल का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिला। और काफ़ी सारा जो मूवमेंट है, एक टॉयलेट मूवी उस समय में आया था तो आप देखिए उसके थ्रू भी काफ़ी सारा जो चेंज है वो लाया गया है, क्योंकि काफ़ी सारा जो सिनेमा है उसका भी आपको इफेक्ट है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर में, लोगों का माइंडसेट के चेंज के ऊपर में देखने के लिए मिलता है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे NSSO का डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि टॉयलेट का जो कंस्ट्रक्शन है डेट इज़ नॉट इक्वल टू द टॉयलेट यूज़, कि कभी लोगों के द्वारा बना दिया गया बट उसका यूज़ नहीं किया जाता है। अब इसका यूज़ क्यों नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स? आप देखिए कि 10 करोड़ के आसपास जो टॉयलेट्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन किया गया था इंडिया के अंदर में।
कुछ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, लोगों का एजुकेशन है या फैमिली के अंदर में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर फैमिली के अंदर अगर हम बात करें नंबर्स यहाँ पे हायर हैं तो आप देखिए कि वहाँ पे जो टॉयलेट का जो एक्सेसिबिलिटी है सभी लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वाटर का अवेलेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस किया है। आप देखिए कि जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है 2024 तक रूरल एरियाज़ के अंदर में। याद रखना स्टूडेंट्स, जल जीवन मिशन है वो रूरल एरिया के पर्सपेक्टिव से है। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर में अर्बन एरिया लिख दिया जाएगा, एक लाइन चेंज करनी होती है, एक वर्ड चेंज करना होता है, स्टेटमेंट कंप्लीटली इनकरेक्ट होगा। तो रूरल एरिया के अंदर में यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, फंक्शनल टैप वाटर, जो वाटर का जो सप्लाई है उसको कैरी आउट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके रिगार्डिंग में, तो उसी के थ्रू ये इनिशिएटिव है जल जीवन मिशन, आपको पता होना चाहिए कि जिससे कि यहाँ पे टॉयलेट का यूज भी किया सके, लोगों को वाटर का अवेलेबिलिटी भी देखने के लिए मिले। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द आयरलैंड के पर्सपेक्टिव से है, तो देखिए कि आयरलैंड के अंदर में बेसिकली यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड का जो एरिया है वहाँ से जो मिनिस्टर है उसको बनाया गया है, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। आपको इसका बेसिक स्टोरी, एक बार इसका लोकेशन जाके जरूर देख लेना कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड का जो पार्ट है वो बेसिकली यूके के अंडर हुआ करता था। 1920 का जो बेसिकली डिवीजन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक मॉडल है उसके बारे में डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स, माल न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि यहाँ पे ICDS नाम का जो स्कीम है, वुमेन का जो एम्पावरमेंट है, चिल्ड्रंस का जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है उसको कैसे इंप्रूव किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो 2021 के समय एक पायलट प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से उन्नाव के अंदर में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सपोर्ट के थ्रू में उन्नाव एंड फतेहपुर का जो एरिया है उत्तर प्रदेश के अंदर में वहाँ पे इस इनिशिएटिव को चलाया गया, जिसके अंदर में बेसिकली वुमेन्स का जो SDG सस्टेनेबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको यूज किया गया था स्टूडेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जिससे कि उनके द्वारा जो राशन है उसको सप्लाई किया जा सके लोगों को उनके घर के ऊपर में। तो बेसिकली उन्हीं को यहाँ पे यूज किया गया है कि कैसे यहाँ पे ICDS का जो इनिशिएटिव है, जो राशन है फ्री जो उसको यहाँ पे सप्लाई किया गया है, जिसमें 12 मिलियन के आसपास आपको जो बेनिफिशरी हैं वो देखने के लिए मिलते हैं ICDS स्कीम के थ्रू में, चाइल्ड्स का जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में। तो वुमेन का जो एम्पावरमेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जिस तरीके से यूज किया गया, डायरेक्टली यहाँ पे जो राशन है, जो न्यूट्रिशन है उसका सप्लाई किया गया, तो वुमेन एम्पावरमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लाई, माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के पर्सपेक्टिव से उत्तर प्रदेश के इस मॉडल के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कभी आप आंसर्स के अंदर में सपोज कीजिए कि यहाँ पे इंडिया का जो न्यूट्रिशनल सिचुएशन के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर में जो यहाँ पे आपको स्टंटिंग एंड वेस्टिंग देखने के लिए मिलती हैं, या चिल्ड्रंस के अंदर में डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है, तो उसको कैसे डील किया जा सके, तो आप अपने सजेशन के अंदर में रख सकते हो। उत्तर प्रदेश मॉडल के थ्रू वहाँ पे माल न्यूट्रिशन को तो डील ही किया गया, साथ साथ वुमेन का एम्पावरमेंट है वो भी वहाँ पे देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द RBI के द्वारा अभी एक रिपोर्ट आया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिपोर्ट किया है कि हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें फाइनेंस का सिचुएशन कैसा है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर में फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया गया है। कल हमने डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है 1% ही अपना जो पैसा है वो लोकल रेवेन्यू के थ्रू जनरेट करते हैं, बाकी तो आप देखिए कि 85% तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है ग्रांट के थ्रू में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे 15% के आसपास बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी 80 एंड 15 था, 15% आसपास वो स्टेट गवर्नमेंट के ग्रांट के ऊपर में डिपेंड है कि उनके द्वारा जो मनी है उनको अलोकेट किया जाएगा और उसके द्वारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखें कि यहाँ पे बताया गया है कुछ ऐसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर में हायर ऑटोनोमी है, खुद के पास में मनी है, तो बेसिकली उनके पास खुद के पास में फाइनेंस है, तो बेटर हेल्थ का आउटकम है उनके पास में, उनके वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे उन एरियाज़ के अंदर में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है कि बेटर हेल्थ के आउटकम के रिगार्डिंग में खुद का हायर ऑटोनोमी है, हायर फाइनेंशियल ऑटोनोमी है वो होना जरूरी है किसी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। स्टेट्स के वाइज यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो आपको यहाँ पे स्टेट्स के वाइज आप कितना कंपेयर करोगे, आपको एग्जामिनेशन के अंदर याद नहीं रहेगा, मेंस के रिगार्डिंग में भी आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हायर ऑटोनोमी होना चाहिए जिसके थ्रू यहाँ पे हेल्थ का जो आउटकम है वो बेटर देखने के लिए मिले। और वहाँ पे आप देखिए कि जो फर्स्ट जिन हेल्थ को डील किया जा सकता है उनको इनिशियल वे में डील करके काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसके अंदर में अच्छा देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे लोगों का जो हेल्थ का जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी सही रहेगा उन एरियाज़ के अंदर में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द म्यांमार के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि म्यांमार के अंदर में सिविल वॉर का सिचुएशन है, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है।
कलकत्ता पोर्ट से हमको यहाँ पे सितवे पोर्ट के रूप से कनेक्ट करना है। इसको हम किसके रूप से जानते हैं, कालधन मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है इंडिया का। और आप देखिए कि उसके थ्रू हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको हमें कनेक्ट करना है। क्यों कनेक्ट करना है, क्योंकि आप देखिए कि जो हमारा बेसिकली जो हमारा आसाम के पास में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको कि हम चिकन नेक के रूप से भी जानते हैं इंडिया की, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके अल्टरनेटिव कोई कॉरिडोर को डेवलप करने के बारे में डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे सिविल वॉर का सिचुएशन होने की वजह से अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के द्वारा अपना जो आर्मी है उसको क्रिएट किया गया है। जैसे कि चीन स्टेट का आर्मी आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो वहाँ पे अराकन स्टेट है, अराकन स्टेट का अलग से आर्मी देखने के लिए मिलेगा। और ये जो पलटवा का जो टाउन है जहाँ पे कि सितवे पोर्ट है वो सिचुएटेड है, आप देखिए कि पलटवा के टाउन के अंदर में ये इंसिडेंट्स वो देखने के लिए मिले हैं वहाँ के डिफेंस फोर्सेज के द्वारा। म्यांमार का जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा बेसिकली कुछ लोगों के द्वारा तो बांग्लादेश के अंदर भी शरण लिया गया है। आप देखिए उनके एयरक्राफ्ट को कुछ दिन पहले हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में शूट कर दिया गया था वहाँ के सिविलियन या एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो इंडिया के इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। चाइना का भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट है इस एरिया के अंदर में। और ऑलरेडी इंडिया का जो कालधन मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है वो डिले फेज के अंदर में है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है बेटर वेज के अंदर में। तो आप देखिए कि ऑलरेडी डिले फेज के अंदर में है। म्यांमार के अंदर सिविल वॉर का सिचुएशन है, चाइना का भी वहाँ पे टू मच इन्वेस्टमेंट है। और इंडिया जब वहाँ पे नॉर्मलसी हुआ करती थी तो उस नॉर्मलसी के दौरान में आप देखिए कि 5 इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है जो इस कालधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के अंडर में वर्क कर रहे हैं उनको बेसिकली वहाँ पे अबडक्ट कर लिया गया था 2019-20 के समय में। तो वो उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से अनस्टेबल सिचुएशन है वहाँ पे इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में। और इंडिया इस प्रोजेक्ट को अगर कंप्लीट नहीं कर पाएगा टाइमली तो नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर में जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में बात की गई है इंडिया के अंदर में। तो आप देखिए कि इंडिया का आपको एक एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिटिल बिट हिस्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए कि 1904 के समय में इंडिया के अंदर में जो रेगुलर एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया गया। और आप देखिए कि थ्रोटलिंग कर रहा है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, एग्जाम सिस्टम है उसके द्वारा। किस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे एग्जाम के थ्रू में किसी पर्सन को या रिपोर्ट कार्ड के थ्रू में किसी चिल्ड्रन का जो परफॉर्मेंस है उसको जज करना, तो ये बेसिकली उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा काफ़ी कुछ है उसको स्टार्ट किया गया है रिसेंटली। क्रेडिट फ्रेमवर्क है, नेशनल जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिससे कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसको इवोल्व किया जा सके, उसको चेंज किया जा सके। हिस्ट्री के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि एग्जाम सिस्टम एक्ट एज ये कस्टोडियन के रूप से एक्ट करता है। कुछ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता कि इस नंबर के बाद में आपको अलाउ नहीं है कि आपके द्वारा जो मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है वो प्रूव नहीं किया गया एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर में। तो उसके रिवोल्व के बारे में, उसके चेंज के बारे में डिस्कस किया गया है 1904 के समय में जब वो हमारा एग्जाम सिस्टम है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इंडिया का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल हुआ करता था, मींस जो वाइस रॉय का जो काउंसिल है, क्योंकि गवर्नर जनरल का जो सीट है उसको तो 1858 के समय ही चेंज कर दिया गया था 1857 की रिवॉल्यूशन के बाद में। तो आप देखिए कि जो वॉइस रॉय का जो सीट हुआ करता था उनका वॉइस रॉय काउंसिल के थ्रू में डील किया जाता था एजुकेशन सिस्टम को। उसको यहाँ पे इवोल्व भी किया गया है जिसमें कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है। राइट टू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जामिनेशन के अंदर में। क्वेड के बारे में डिस्कस किया गया है। बेसिकली 4 कंट्रीज का ये ग्रुप है। कौन है 4 कंट्रीज? इंडिया है, 4 कंट्री के अंदर एक इंडिया है। इंडिया के अलावा आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा आप देखिए कि जापान है, और जापान के अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो नवंबर के समय में आफ्टर द यूएस के अंदर में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पे इसका जो समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया इनिशियल फेज के अंदर में ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि चाइना के द्वारा अपोज किया था। चाइना और ऑस्ट्रेलिया का आपको जो ट्रेड का जो काफ़ी कुछ है, जो कनेक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इनिशियल फेज के अंदर में क्वेड को नहीं ज्वाइन किया था, पर 2015-16 के समय में फिर से क्वेड को ज्वाइन किया गया। इनका जो मालाबार एक्सरसाइज है, जो नेवल एक्सरसाइज आपको क्वेड का देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो सपोर्ट है, अपना जो बेसिकली नेवल फोर्स है उसको सेंड किया गया था। ओबीसी कोटा के बारे में है, जम्मू एंड कश्मीर के लोकल बॉडीज के रिगार्डिंग में, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल है उसको प्रपोज किया गया है। लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में है, आप देखिए कि इसको व्हाइट पगोड़ा के रूप से भी जानते हैं, जगन्नाथ टेम्पल को। उड़ीसा के जो सीएम है द हिंदू ग्रुप के द्वारा, आपको द हिंदू के बारे में भी पता होना चाहिए स्टूडेंट, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा
1878 के समय में इसको स्टार्ट किया गया था, द हिंदू न्यूज़पेपर को, जिसके बारे में हम रीड करते हैं। क्यों स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या हुआ था कि हमारे जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन्हीं लोकल न्यूज़पेपर्स के द्वारा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं वो स्टार्ट हुए, जिसके अंदर द हिंदू भी है। इसके अंदर में आप देखिए कि अमृत बाजार पत्रिका हुआ करती थी, जिसमें मोतीलाल घोष हैं, शिशिर कुमार घोष हैं, वो जो ब्रदर्स हुआ करते थे, उनके द्वारा ओवरनाइट उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में चेंज कर दिया गया था। तो 1878 का जो एक्ट है, जो उस समय में लिटन का जो लीडरशिप है उसके अंदर में देखने के लिए मिला था। तो आप देखिए कि उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और भी काफ़ी सारे हैं। सिविल सर्विस का एज रिड्यूस कर दिया गया था। इंडिया में फेमाइन का सिचुएशन था, उनके द्वारा दिल्ली दरबार है वो लगाया गया था। तो स्टूडेंट्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू में उस समय में काफ़ी सारे इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो स्टार्ट हुए थे, जिसमें द हिंदू भी एक न्यूज़पेपर है 1878 के समय में। तो द हिंदू ग्रुप का एक बुक है लॉर्ड जगन्नाथ के ऊपर में, जिसको उड़ीसा के जो सीएम है जिनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी इसका जो कॉरिडोर है वो भी बनाया गया है उड़ीसा के अंदर में, जगन्नाथ टेम्पल के वहाँ पे। उसके रिगार्डिंग में भी इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से हमने जनवरी के अंदर ही डिस्कस किया था। लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको वाइट पगोड़ा के रूप से भी जानते हैं। उसी ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा के अंदर में सिचुएटेड है। इसके आसपास के ही रीजन के अंदर में कोणार्क का सन टेम्पल भी सिचुएटेड है, जिसको कि ब्लैक पगोड़ा के रूप से जाना जाता है। लॉर्ड जगन्नाथ का जो टेम्पल है वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी एंड चौड़ा गंगा जो अंतावर्मन नाम के जो पर्सन हैं, इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, काफ़ी बार हम रीड कर चुके हैं। आप देखिए कि ड्रेस कोड की वजह से भी न्यूज़ के अंदर में था, जगन्नाथ टेम्पल के अंदर कुछ ड्रेस कोड है उसको अनाउंस किया गया था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि क्या किसी दूसरे रिलीजन के जो पर्सनस हैं उनको जो लॉर्ड जगन्नाथ का जो टेम्पल है उसके अंदर में एंट्री दी जाती है या नहीं दी जाती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग में भी एक कंट्रोवर्सी है वो लास्ट ईयर क्रिएट हुआ था। मेन जो कोर पार्ट है उसके अंदर में सभी लोगों को एंट्री है वो नहीं देखने के लिए मिलती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने के लिए मिलेगा। सीबीएसई के द्वारा स्कूल्स को कहा गया है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के रोल आउट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि 9 to 12 के परस्पेक्टिव से यहाँ पे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग में जो क्रेडिट है उसको दिया जाएगा। 9th 10th 11th 12th का जो क्रेडिट वो देखने के लिए मिलेगा, उसी के रिगार्डिंग में कुछ परफॉर्मेंस है, कुछ नंबर्स हैं वो यहाँ पे प्रिपेयर किए जाएंगे स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से। अगर हम बात करें चार्ल्स थर्ड जो बेसिकली किंग है यूनाइटेड किंगडम के, तो उनको बेसिकली यहाँ पे जो कैंसर है उससे डायग्नोस किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा ही इंडिया के अंदर में एक कोई एक्ट्रेस हैं, पूनम पांडे एक्ट्रेस हैं, उनका बेसिकली वो देखने के लिए मिला था कि उनके द्वारा एक चलाया गया था कि उनके सोशल मीडिया के ऊपर में कि उनको सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ हुआ। कुछ दिन बाद में उन्होंने बताया कि कैंसर के अवेयरनेस के रिगार्डिंग में या सर्वाइकल कैंसर के पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा इस तरीके का जो स्टंट है वो किया गया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कैंसर के रिगार्डिंग में डायग्नोस हुए हैं चार्ल्स थर्ड हैं, यूके के किंग हैं, उनके द्वारा बकिंगम पैलेस के द्वारा ये जो जानकारी है वो दिया गया है। यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से है तो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है, इसके बारे में आप देखिए कि जो भी टॉपिक कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर हो तो आपको अगर नहीं पता हो तो बार बार जाके एक बार लोकेशन देख लिया कीजिए उसके बारे में, उसके नाइबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, क्या बेलारूस इसके पास में है या नहीं है, तो ये सब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ब्लैक सी भी इसी के पास में है, कौन सा कंट्री वहाँ से एरिया शेयर करता है, क्योंकि आप देखिए कि 2023 का जो प्रीलिम्स है ना उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, 4 कंट्रीज का नेम दे दिया गया था और उसमें कौन सा जो कंट्री है वो नाइल रिवर से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, ब्लैक सी दे दिया जाएगा, 5 कंट्रीज का नेम होगा, कौन सा कंट्री यहाँ पे ब्लैक सी का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको ही प्रैक्टिस इस तरीके से करना है जिससे कि आप उनको डील कर सको। तो एक बार इसका लोकेशन जरूर से देख लेना। वैसे 2023 के प्रीलिम्स के अंदर में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे यहाँ पे यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुर्दिस्तान के बारे में है, कुर्दिस्तान बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि कुर्द बेसिकली वो एक कम्युनिटी आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है, बट उनका कोई भी कंट्री है वो नहीं है, क्योंकि इसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के बाद में कुछ ट्रीटी हैं वो सामने आई थी, जिसको ट्रीटी ऑफ सेवर एंड ट्रीटी ऑफ लुसानी के रूप से हम जानते हैं। तो स्वीर एंड लुसानी का जो ट्रीटी है उसके थ्रू कुर्दिस्तान रीजन को अलग अलग पार्ट्स के अंदर में डिवाइड कर लिया गया है। कुछ पार्ट आपको टर्की के अंदर देखने के लिए मिलेगा, कुछ आपको इराक के अंदर, कुछ ईरान के अंदर भी है,
और आप देखिए कि उस समय में जो सीरिया का जो रीजन है, उसके अंदर में आप देखिए कि सीरिया के अंदर भी कुछ कुर्दिश लोगों का जो एरिया है वो सिचुएटेड है। तो अब जब आईएसआईएस का जब डोमिनेशन हुआ करता था, तो टर्की के द्वारा इस वजह से भी आईएसआईएस को उस समय में काउंटर नहीं किया गया था कि ये बेसिकली वहाँ पे कुर्दिस्तान के जो लोग हैं उनको एलिमिनेट कर रहे थे, या सीरिया के साथ में जो टर्की का जो एरिया शेयर होता है वहाँ पे आप देखिए कुर्दिस्तान का जो लोग हैं उनका डोमिनेशन था। तो इसकी वजह से उनको सप्रेस किया गया वहाँ पे आईएसआईएस के द्वारा। तो इस वजह से भी आपको एक काउंटर है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुर्दिस्तान सबसे स्टेटलेस कम्युनिटी है, लार्जेस्ट स्टेटलेस कम्युनिटी आपको देखने के लिए मिलेगा, उनका यहाँ पे डेथ हुआ है। इराक एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके अंदर कुर्दिस्तान लोगों के लिए एक सेमी ऑटोनोमस रीजन या उसको मोर पावर्स हैं वो दी गई हैं। तो जो इरबिल नाम का जो टाउन है वो वहीं पे ही सिचुएटेड है। तो उस कुर्द लोगों का डेथ हुआ है कहाँ पे, यूएस के द्वारा जो अटैक किए गए हैं कंटिन्यूस सीरिया के अंदर में, इराक के अंदर में। ईरान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया कि अगर यूएस के द्वारा अटैक किया गया तो वो भी रिटेलिएट करेंगे, वो भी हेजिटेट नहीं करेंगे वापस अटैक के रिगार्डिंग में। ईरान और यूएस का तो कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है स्टूडेंट्स, ईरान और यूएस का जो कन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यूस है। स्पेशली आप देखिए कि 1979 के अंदर में जब ईरानियन रिवॉल्यूशन देखने के लिए मिला था, तो इस ईरानियन रिवॉल्यूशन के दौरान में यूएस का जो एम्बेसी हुआ करता था, यूएसए का जो एम्बेसी हुआ करता था ईरान के अंदर में, उसके ऊपर भी अटैक किया गया था। अभी 2023 का जो नोबल पीस प्राइज है वो भी ईरान से ही दिया गया है, वहाँ पे प्रोटेस्ट को देखते हुए। आप देखिए कि सेकंड वुमेन है, ईरान से रिलेटेड सेकंड वुमेन है, फर्स्ट टाइम 2003 के समय वहाँ पे दिया गया था। ईरान के अंदर में जो नोबल पीस प्राइज है वहाँ पे भी वुमेन को ही दिया गया था, उनके राइट्स के रिगार्डिंग में उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया। नेक्स्ट इज सॉरी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द म्यांमार के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि म्यांमार से कुछ लोग जो डिफेंस फोर्सेज के जो लोग हैं वो बांग्लादेश के अंदर पहुंचे हैं, वहाँ पे एथनिक क्लैश है वो देखने के लिए मिला है। क्योंकि 2021 के समय में वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी, आंग सान सूकी का जो पार्टी है उसका इलेक्टेड गवर्नमेंट है। देखिए कि उन लोगों को बेसिकली टॉपल डाउन करते हुए यहाँ पे डिफेंस फोर्सेज के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया था, और अब कंटिन्यूस यहाँ पे डिफेंस फोर्सेज को भी एथनिक कम्युनिटी या जो लोगों का जो मास मूवमेंट है वो देखने के लिए मिला है। मालदीव के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा कहा गया है कि जब आने वाले समय में यहाँ पे डिफेंस फोर्सेज को बूस्ट करेंगे वो उनका, जब इंडिया का जो ट्रूप्स हैं वो बेसिकली मालदीव के एरिया को वापस से आएंगे, मालदीव के एरिया को विड्रॉल कर लेंगे वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो ऑस्ट्रेलियन पर्सन है उनका डेथ पेनल्टी दिया गया था चाइना के अंदर में, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना का इस तरीके से कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पे बेसिकली ज्वाइन किया गया था क्वेड को, कि किसी तरीके से जो चाइना का जो असर्टिवनेस है उसको काउंटर किया जा सके। तो ये आपको बेसिक डिप्लोमेसी के कुछ पार्ट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको सही लगा हो उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए। स्टूडेंट्स आपको हार्डवर्क अच्छे से कीजिए, हार्डवर्क करोगे जब ही आपको एग्जामिनेशन के अंदर सक्सेस मिलेगा। आप देखिए आप नॉर्मल वे में रीड करते गए, नॉर्मल वे में आपने द हिंदू रीड किया, नॉर्मल वे में बुक्स रीड कर ली, कंप्लीटली आपको याद नहीं है, कंप्लीटली आपको टू द फैक्ट चीज़ें नहीं पता हैं, तो आप देखिए नॉर्मल एस्पिरेंट्स का तो फिर जो साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है उसको क्रॉस करना। अगर आपको प्रीलिम्स का बैरियर भी क्रॉस करना है तो काफ़ी कुछ हार्ड वर्क करना होगा। प्रीलिम्स का बैरियर भी काफ़ी हायर है, फिर मेंस का बैरियर और भी हायर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें तो स्टूडेंट 2-3 बैरियर्स हैं। आप देखिए कि यहाँ पे भी सी सेट का एक बैरियर और है, उसको भी इग्नोर मत कीजिए। तो हार्ड वर्क आपको कंटिन्यूस करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।